अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। देखो वोल्टेज रेगुलेशन जो है, ये वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपने पढ़ा हो तो आपके मशीन में भी आता है ट्रांसफार्मर वगैरह का वोल्टेज रेगुलेशन आपसे पूछा जाता है, तो वहां पे आपको कई तरह के फॉर्मूले जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे वो वोल्टेजेस की वैल्यू नहीं देता है, कभी कभी इंपेडेंस और एक्स की आर और एक्स की वैल्यू दे देता है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कई तरह के वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, उनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अब हमारा टाइम आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सर शॉर्ट क्या है, मीडियम क्या है, लॉन्ग क्या है, इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है आज क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, मतलब हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट क्या होती है, मीडियम क्या होती है, लॉन्ग क्या होने वाली है। ठीक है, मुझे क्या क्या पता लग चुका था सर, मुझे यह पता लग चुका था कि ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर 4 होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है और लीकेज होता है। ये चारों के चारों पैरामीटर जो होते हैं वो एक इंसान के ऊपर काम करते हैं और वो होती है लेंथ। क्या मतलब है सर, अगर ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सा भी टुकड़ा हुआ ना, तो उस छोटे से टुकड़े के ऊपर भी ये चारों के चारों पैरामीटर होने वाले हैं। ये तो मुझे बिल्कुल क्लियर पता है। ठीक है, यहां से तो हम लोगों ने कैसे हो गया था, मतलब ये सारे के सारे पैरामीटर आपके मैंने कौन से लिखे हैं, ये मैंने आपके पर यूनिट पैरामीटर लिखे हैं। पर यूनिट का मतलब एक छोटे से टुकड़े के। अब ट्रांसमिशन लाइन जितनी ज्यादा लंबी होगी ये पैरामीटर भी उतने ही ज्यादा लंबे होने वाले हैं। मतलब सर करेक्ट, प्रीवियस क्लास में मैंने ये भी बता दिया था कि आर इक्विवेलेंट आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, आर इंटू एल, मतलब अगर आर आपका पर यूनिट है तो टोटल कितना हो जाएगा, आर इंटू एल हो जाएगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। भाई जब मान लो पर यूनिट का इतना है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई विद 10। 1000 का कितना होगा, मल्टीप्लाई विद 1000। क्लियर है नहीं है, तो सेम क्लियर। इसी तरीके से एल इक्विवेलेंट जो होगा वो भी मेरा कुछ ऐसा होता है, एल इंटू एल। सी इक्विवेलेंट जो होता है वो भी आपका कुछ ऐसा ही होता है, और जी इक्विवेलेंट होता है वो भी सर मेरा कुछ ऐसा ही इसी तरह का फिनोमिना होता है। ये सी है। ओके, तो ये हम पढ़ चुके थे। अब जरा ध्यान से समझो, आपको याद है कि ये पैरामीटर आए कैसे थे। तो सबसे पहले मैंने ये बोला था कि अगर वायर का एक छोटा सा भी टुकड़ा रहा तो वायर के एक छोटे से भी टुकड़े को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, तो सर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक वायर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह होता है कि उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। यहां तक आई थिंक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है। मतलब अगर वायर का एक छोटा सा भी टुकड़ा रहा ना तो ये दोनों एलिमेंट तो होने वाले ही वाले हैं। सही बात है। मतलब इन चारों पैरामीटर्स में अगर मैं बात करूं तो ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अगर आपने एक छोटा सा भी टुकड़ा लिया तो उस छोटे से टुकड़े में भी आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तो होगा ही होगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब अगर इस वायर के ऊपर अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां कैपेसिटर आ जा रहा था। सही बात है नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कैपेसिटर जैसे जैसे, देखो कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, सी इंटू एल। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कैपेसिटेंस का इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब कैपेसिटेंस काफी ज्यादा हो जाएगा तो हम कैपेसिटेंस के इफेक्ट को इंक्लूड करना शुरू कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये कैपेसिटर स्टार्टिंग में कैसा होता है, कम होता है, लो होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद में एक और पैरामीटर होता है, उसको हम बोलते हैं जी। मैंने क्या बोला था कि जो लीकेज करंट होती है, जो मेरा ली होता है, जो मेरी लीकेज करंट आई ऑफ एल होती है, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, वेरी 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 स्मॉल। मतलब इसको हम, ये बहुत ज्यादा कम होती है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल है, ये बहुत कम है सर, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत कम है तो इसका क्या मतलब है कि इसको हम छोटी मोटी लंबाई के लिए तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हम लीकेज को इंक्लूड करना शुरू करेंगे। तो सोचो, छोटा सा भी अगर वायर हुआ तो कितने पैरामीटर इंक्लूड होंगे, सिर्फ 2। कौन कौन, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, अब मैंने लंबाई को बढ़ाना शुरू किया, और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया, तो इन दोनों के बाद में फिर अगला पैरामीटर जो इंक्लूड होना शुरू करेगा वो कौन करेगा, कैपेसिटेंस, एक पर्टिकुलर लंबाई के बाद में। ठीक है, फिर भी मैं नहीं रुका, मैंने और बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाना शुरू किया। जब मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो कौन सा पैरामीटर भी इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा, जी भी इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा। सही बात है नहीं है, मतलब कहानी पूरी लंबाई के ऊपर आ जाती है। तो आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन तो वो हो जाएगी कि जहां तक आपका सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इंक्लूड है, कैपेसिटेंस भी नहीं है और जी भी नहीं है, उसको हम बोल देंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। फिर आपने लंबाई को लगातार बढ़ाते गए तो आपके कैपेसिटर का इफेक्ट भी इंक्लूड होना शुरू हो गया। तो जब इन तीनों का इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा तो उसको हम बोल देंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। सही बात है।
फिर भी आप नहीं माने, आपने और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, और जब आपने लंबाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो इन चारों का पैरामीटर का इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा और उसको हम बोल देंगे हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट हो गया, मीडियम हो गया, लॉन्ग हो गया। किसके आधार पे मैंने क्लासिफिकेशन किया? मैंने क्लासिफिकेशन किया पैरामीटर के इंक्लूड होने के ऊपर। जब तक मेरा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का ओनली इन दोनों का इफेक्ट आएगा, अगर मैं कैपेसिटेंस और जी को मैं जब तक नेग्लेक्ट करूंगा तो वो रहेगी मेरी शॉर्ट। ठीक है, जब कैपेसिटेंस का इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा लेकिन लीकेज का इफेक्ट इंक्लूड नहीं होगा तो वो होगा आपका मीडियम। सही बात है। और जब चारों का इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सब कुछ माइंड में क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसके ऊपर क्लासिफिकेशन होता है? पैरामीटर के इंक्लूड होने के ऊपर। किसके ऊपर होता है? पैरामीटर्स के इंक्लूड होने के ऊपर। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सबके पहले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अगर मैंने बात की शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की तो सर कौन कौन से पैरामीटर इंक्लूड होने हैं? रेजिस्टेंस इंक्लूड होने वाला है, इंडक्टेंस इंक्लूड होने वाला है। ये दोनों वो है जो आपके इंक्लूड होंगे, ओके, जिनको आप यूज में लोगे। और जो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, जिनको हम यूज में नहीं लेंगे, वो कौन कौन होंगे शॉर्ट के लिए? कैपेसिटेंस और लीकेज। बताओ सही है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अगर ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट नहीं होके अगर कैसी हुई? मीडियम हुई। तो मीडियम किसको बोलेंगे? मीडियम उसको बोलेंगे जब हमारे कैपेसिटेंस का इफेक्ट भी इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा लेकिन लीकेज को मैं क्या कर रहा हूं? अभी भी नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो इसमें इंक्लूडेशन किस किस का होगा? रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का। नेग्लेक्ट कौन होगा? लीकेज नेग्लेक्ट होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, इसके आगे चलते हैं। मान लो आपकी ट्रांसमिशन लाइन कैसी है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। तो अब कौन सा होगा? जिसमें सबके इफेक्ट, जिसमें लीकेज का इफेक्ट भी इंक्लूड होना शुरू हो जाए। मतलब इसमें आपके चारों पैरामीटर आ जाएंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और लीकेज। और नेग्लेक्ट मुझे कुछ नहीं करना, कोई नेग्लेक्ट नहीं होगा इसमें। सही बात है नहीं है? तो जब सबके इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगे तो वो ट्रांसमिशन लाइन मेरी कौन सी कहलाएगी? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, एग्जैक्टली तरीके से आया होगा। बिल्कुल सही बात है। और इनका इफेक्ट कैसे कैसे बढ़ता जाता है? जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू करना लग जाता है। क्लियर है? चलो अब आगे, अब समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो मैं बात करने वाला हूं किसकी? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है सर, मान लो ये हो गया आपका कौन सी ट्रांसमिशन लाइन? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो पहली ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहले वर्ड सुनते ही मुझे एक बात पता लगी। क्या लगी? तो इसके बारे में पहला पॉइंट मैं क्या बोल सकता हूं कि इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का जो इफेक्ट होता है, इन दोनों के इफेक्ट को मैं क्या करता हूं? कंसीडर करता हूं। क्लियर है नहीं है? किस किस के इफेक्ट को कंसीडर करता हूं? रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के इफेक्ट को। नेग्लेक्ट किस किस को करता हूं? सर इसमें मैं सी के इफेक्ट को, मतलब कैपेसिटेंस और लीकेज के इफेक्ट को मैं क्या करता हूं? नेग्लेक्ट करता हूं। इन दोनों के इफेक्ट को मैं नेग्लिजिबल मान लेता हूं और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के इफेक्ट को हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। तो वो वाली लंबाई जहां तक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का इफेक्ट इंक्लूड हो लेकिन कैपेसिटेंस के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर सके, वो लंबाई आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कहलाती है। और प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे इंडिया, अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया में ये लंबाई कितनी होती है? तो ये हमारे इंडिया में जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है सर लेस देन 80 किलोमीटर। अगर मेरी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 80 किलोमीटर से अगर कम है तो मैं उसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलूंगा। या मैं कह सकता हूं कि अगर 80 किलोमीटर से कम अगर मेरी लंबाई है तो मैं उसे क्या बोल सकता हूं कि मैं कैपेसिटेंस के इफेक्ट को क्या कर सकता हूं? नेग्लेक्ट कर सकता हूं। मतलब मेरी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। सही बात है? ओके, अब सुनो, ये मैंने किसकी बात की? सर ये मैंने बात की इंडिया। ये सोचो मैंने इंडिया वर्ड क्यों बोला है? अब खास बात एक और आ जाती है और इस खास बात का फायदा उठाता है एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या फायदा उठाता है समझो। हम सबको क्या पता होता है, हम सब क्या पढ़ते हैं बुक में कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वो होती है जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर से कम होती है। लेकिन हम इस वर्ड को भूल जाते हैं कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो लंबाई है ये किसके लिए है? इंडिया के लिए है। ये किसके लिए है? इंडिया के लिए। इंडिया के लिए है कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, क्या मतलब है? क्योंकि सर इंडिया में हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है। कितनी है? 50 हर्ट्ज है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए मेरी लंबाई 80 से अगर कम हुई तो वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी, कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं। क्योंकि ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंडिया की बात कर रहा हूं। मतलब अगर इंडिया में फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि L इंटू एफ की लंबाई आपकी कम होनी चाहिए। किससे? 80 मल्टीप्लाई विद 50।
दोनों को करोगे तो कितना आएगा 4000 आ जाएगा। तो ये लेस देन होना चाहिए किससे 4000 से। इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है। कोई इस 80 किलोमीटर को याद रखे ना रखे, अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है ना किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो आप हमेशा ये वाला फैक्टर याद रखना, L इंटू एफ का फैक्टर। ठीक है, आज से तरीका बदल लो। आज से आपको ये याद नहीं रखना कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वो होती है जिसकी लंबाई 80 से कम होती है, नहीं, ये नहीं बोलोगे आप। क्या बोलोगे? ये बोलूंगा कि वो ट्रांसमिशन लाइन जिसमें L इंटू एफ का फैक्टर 4000 से कम हो, वो मेरी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों बोला, आपने ये क्यों बोला कि L इंटू एफ को लेना पड़ेगा? क्या फ्रीक्वेंसी भी यहां पे कुछ कर रही है क्या? अरे क्या फ्रीक्वेंसी भी यहां पे कुछ कर रही है क्या? देख लेते हैं कर रही है कि नहीं कर रही है। चलो जरा आगे समझो भाई। क्या है, आप लोगों को पता है कि वायर है तो दो पैरामीटर तो आने ही वाले हैं। ठीक है सर, रेजिस्टेंस आएगा और इंडक्टेंस आएगा, सही बात है? ओके, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की इंपीडेंस कितना होता है, रिएक्टेंस कितना होता है, J ऑफ XL होता है कि नहीं होता है? ठीक है, नेग्लेक्ट किसको किया है? वो जहां तक आपके कैपेसिटेंस के इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट कर सको, क्योंकि जैसे ही लंबाई बढ़ी अगला पिक्चर में कौन आने वाला है, कैपेसिटेंस आने वाला है। मीडियम में कौन आ जाता है, कैपेसिटेंस आ जाने वाला है। तो जहां तक तुम कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर सको ना, वहां तक की लंबाई आपकी शॉर्ट कहलाती है। मतलब आप नेग्लेक्ट किसको कर रहे हो, इस कैपेसिटेंस को कर रहे हो। अगर मान लो ये कैपेसिटेंस होता, भाई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस नहीं होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है। अगर मान लो कैपेसिटेंस होता, अगर कैपेसिटेंस का इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू होता तो क्या होता समझो। अगर ये होता तो ये कैपेसिटेंस है, तो इसका भी कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होता। क्या होता, 1/j⍵c होता है कि नहीं होता? यही होता है ना। और इसका क्या होता है, XL क्या होता है, j⍵L, ये होता 1/j⍵c। मान लो इसमें जाने वाली करंट को नाम दे देता हूं मैं चार्जिंग करंट, I ऑफ C। मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मैं बोलता हूं, इसको V ऑफ R, यहां पे लोड लगा हुआ होता है, V ऑफ R बोल दो या यहां पे V ऑफ C बोल दो। ठीक है, जो भी आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज दे दिया, ये I ऑफ C मैंने बोल दिया। अब सोचो ये I ऑफ C इस चार्जिंग करंट की वैल्यू कितनी होगी, समझना ध्यान से, कितनी होगी। तो सर इस I ऑफ C को मैं क्या लिख सकता हूं, करंट क्या हो सकती है? करंट तो होता है वोल्टेज डिवाइड बाई इंपीडेंस। तो वोल्टेज कितना है, V ऑफ C डिवाइड बाई इंपीडेंस कितना है, 1/j⍵c। ठीक है, 1/j⍵c, यही है कि नहीं है? ठीक है, अब अगर मैं इस I ऑफ C को करूंगा तो ये j⍵c ऊपर जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा। क्या बनेगा, I ऑफ C बनेगा j⍵c मल्टीप्लाई विद V ऑफ C। है या नहीं है? बिल्कुल सही है। ये ट्रांसमिशन लाइन आपने इतना सा एक टुकड़े के लिए बनाया, पर यूनिट है। अगर आप L लंबाई के लिए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के लिए बनाते तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता, C इंटू L। जानते हो ना आप, बताया मैंने, C इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट बता चुका हूं, अभी बताया। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर लंबाई के लिए बात करता तो ये C कितना हो जाता, C इंटू L हो जाता, C इंटू L हो जाता। होता कि नहीं होता बताओ? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वो लंबाई है जहां तक मैं कैपेसिटेंस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकूं। सही बात है ना? बिल्कुल सही है। कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करने का क्या मतलब है? कैपेसिटेंस को अगर इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो इसका मतलब है कि मैं इस चार्जिंग करंट I ऑफ C को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट कर रहा हूं मतलब मैं I ऑफ C को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। तो ये I ऑफ C क्या है, कैपेसिटर में जाने वाली करंट है, या आप इसको चार्जिंग करंट भी बोल सकते हो। क्लियर है नहीं है? तो अब यहां से आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की क्या डेफिनेशन दे सकते हो कि ट्रांसमिशन लाइन की वो लंबाई या वो वाली ट्रांसमिशन लाइन जिसमें मैं इस चार्जिंग करंट को नेग्लेक्ट कर मान सकूं, जिसमें मैं चार्जिंग करंट को क्या मान सकूं, नेग्लिजिबल मान सकूं, वो मेरे सिस्टम की क्या कहलाएगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। अब सोचो, इसको नेग्लिजिबल मानना है तो नेग्लिजिबल मानने के लिए इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सही है। अब ये I ऑफ C किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो देखो। I ऑफ C अगर आपने देखा, ये J तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये C जो है ये तो पर यूनिट इंपीडेंस है, तो पर यूनिट इंपीडेंस तो फिक्स होता है। ठीक है, ये लंबाई L है, ये तो आपकी कितनी भी हो सकती है, 10 20 30 40, जैसे जैसे बढ़ाओगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, L वेरिएबल है यहाँ पे। V ऑफ C ये तो कांस्टेंट है, जितना भी आ रहा है। ठीक है, इस ओमेगा को अगर आपने ओपन किया तो आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो, सर मैं ओमेगा को लिख सकता हूं 2πf, ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका V ऑफ C। अब देखो, ये 2π कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है यहाँ पे, ये C कांस्टेंट है यहाँ पे, ये ओमेगा C, ये V ऑफ C कांस्टेंट है। तो कौन कौन वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है और L वेरिएबल है
है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। मतलब सर ये आई ऑफ सी जो है ना, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एफ और एल के ऊपर। समझे मैंने एल इंटू एफ का फैक्टर क्यों लिया था? क्योंकि ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। सोचो, अगर एल इंटू एफ की वैल्यू अगर बढ़ी, तो अगर इन दोनों की वैल्यू बढ़ी तो आई ऑफ सी की वैल्यू बढ़ेगी, और आई ऑफ सी की वैल्यू अगर बढ़ी तो फिर वो नेग्लिजिबल नहीं रहेगी, और अगर वो नेग्लिजिबल नहीं रहेगी तो उसके इफेक्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा, और अगर कैपेसिटर के इफेक्ट को इंक्लूड कर लिया तो फिर वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रहेगी ही नहीं, वो तो मीडियम बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ, बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल सही है। तो सर सिर्फ लंबाई से काम नहीं चलेगा कि मेरी लंबाई 80 किलोमीटर से कम होनी चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी भी 50 होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी 50 है तो लंबाई आप 80 बोलो। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी अलग हो गई, मान लो 50 नहीं है, 500 हो गई फ्रीक्वेंसी है, मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 50 हो गई, या मान लो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी लंबाई 500 होगी और आपकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज रह गई, तो फिर तो आपकी लंबाई चेंज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि चार्जिंग करंट सिर्फ लंबाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो फ्रीक्वेंसी इंटू लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दोनों का फैक्टर जो हो ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है कि दोनों का फैक्टर किससे कम होना चाहिए? 4000 से कम होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, अब देखो और भी कहानी को डीपली तरीके से समझो। देखो जरा ध्यान से समझो, इधर आओ। देखो तो सर सबसे पहले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दोनों को साथ में लेते हुए चलते हैं, पीडीएफ भी और उधर भी। ओके, तो नोट्स बनाते हुए चलना है आपको। देखो जरा ध्यान से, क्या होना चाहिए? अगर सर मेरी लंबाई 80 किलोमीटर से अगर कम है तो वो ट्रांसमिशन लाइन आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? चार्जिंग करंट, द चार्ज करंट वही आपका लीकेज वाला, चार्ज करंट एंड लीकेज करंट आर जीरो। और जीरो का मतलब क्या है? जीरो बोल सकते हो या नेग्लिजिबल बोल सकते हो। नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम होती है। सही बात है नहीं है? चार्जिंग करंट का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटेंस से, और लीकेज करंट का रिलेशन किससे हो गया? जी से हो गया। मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस और लीकेज दोनों आपके कैसे होते हैं? नेग्लिजिबल होते हैं या जीरो होते हैं। ओके, इफेक्ट किस किस का आता है? तो सर दो का इफेक्ट इंक्लूड होता है, इंडक्टेंस का और रेजिस्टेंस का। बिल्कुल क्लियर है? चलो आगे और सुनो। अगर आपको देखो मैंने यहां पे वर्ड लिखा है वापस, क्या होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सर L इंटू एफ का फैक्टर कितना होना चाहिए? 4000 से कम होना चाहिए, क्योंकि ये लंबाई जो दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी कितने पे दी हुई है? 50 हर्ट्ज पे दी हुई है। आपको ये याद रखना नहीं रखना कोई कंपलसरी नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए कि L इंटू एफ का फैक्टर 4000 से कम ही होना चाहिए सर, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये मैंने लगा रखे हैं कैपेसिटर। क्या लगा रखे हैं? कैपेसिटर। तो सर इन कैपेसिटर्स में जाने वाली जो करंट होगी जिसको हम बोलते हैं क्या? आई ऑफ सी। तो वो आई ऑफ सी क्या होगी? मैंने अभी अभी आपको बताया था, वापस से देख लो। आई ऑफ सी जो होगा वो क्या होता है? सर आई ऑफ सी जो होता है वो ये होता है मेरा कि वो डिपेंड करता है एफ इंटू एल के ऊपर। क्लियर है ना? ओके, तो क्या होगा? देखो सर जरा, सर अगर मान लो मेरी फ्रीक्वेंसी, अब देखो मैं अलग अलग केस लेके बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 50 है और अगर मान लो आपका लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर, तो बताओ ये ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होगी? शॉर्ट होगी, मीडियम होगी या लॉन्ग होगी? बताओ कौन सी होगी? आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? आपको जो पता है वो अप्लाई करो। सर मुझे ये पता है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन मेरी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रहे तो L इंटू एफ का जो फैक्टर होना चाहिए वो कम होना चाहिए सर किससे? 4000 से। अगर तुमने यहां दोनों को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें क्या मिलेगा? L की वैल्यू कितनी, F की वैल्यू कितनी है? 50 है, L की वैल्यू कितनी है? 50 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल रहा है ये 2500। क्या ये वाली जो वैल्यू है क्या ये 4000 से कम है? क्या ये 4000 से कम है क्या? बिल्कुल सर ये 4000 से कम है। मतलब ये वाला जो केस 1 है इसमें जो ये आपको कंडीशन दी हुई है ये आपके किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी 4000 से कम आ रही है। सही बात नहीं है? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, लंबाई 50 किलोमीटर है। आगे चलो, तो यहां पे क्या हुआ? अब अगर मैं बात करूंगा तो आपका सी टोटल, सी इक्विवेलेंट क्या होता है? सी इंटू एल होता है। अगर लंबाई आपकी कम हुई तो सी की वैल्यू कम होगी, सी की वैल्यू कम होगी तो चार्जिंग का इफेक्ट नहीं आएगा। देखो अगर इनकी वैल्यू कम हुई, सी इंटू एल, क्लियर है नहीं है? ये 2 पाई एफ एल है। अगर 2 पाई एफ एल की वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर कम हुई तो एक्स ऑफ सी ज्यादा होगा, और अगर एक्स ऑफ सी ज्यादा होगा तो आई ऑफ सी कम होगा, क्योंकि सर आई ऑफ सी वी डिवाइड बाई एक्स ऑफ सी था। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा तो इसकी वैल्यू कम, और अगर इसकी वैल्यू कम तो इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल, और इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल मतलब कैपेसिटर को कंसिडर नहीं करेंगे। सही बात है नहीं है? तो इसमें L इंटू एफ का फैक्टर 4000 से कम है तो आई ऑफ सी नेग्लेक्ट रहेगा और ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रहेगी। दैट्स इट। क्लियर है नहीं है? चलो जरा आगे समझो। तो यही कहानी है, एक्स ऑफ सी ज्यादा है तो आई ऑफ सी कम हो गया। ओके, अब देखो अगला केस समझिए,
अगर मान लो सर मेरी लंबाई 500 किलोमीटर हो, कितनी है लंबाई 500 किलोमीटर, आप बोलोगे सर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए लंबाई 80 किलोमीटर थी, ये तो उससे ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि ये तो आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन नहीं होने वाली है, ये तो कोई लॉन्ग होने वाली है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। हाँ तो सर यहाँ फ्रीक्वेंसी का क्या लेना देना है, लेना देना है, समझना। देखो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है, तो सर ये तो 50 पे तो लंबाई 80 होनी चाहिए, ये 80 से ज्यादा है तो ये शॉर्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही कह रहा हूं शॉर्ट नहीं है। मतलब यहां पे देखो, यहां पे आपका जो लंबाई थी, देखो प्रीवियस वाले में यहां पे आपकी जो लंबाई थी वो कितनी थी 50 थी, मैंने कितना कर दिया 500, मतलब मैंने लंबाई को कितना कर दिया 10 गुना बढ़ा दिया। अगर इस लंबाई को मैंने 10 गुना बढ़ा दिया तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो x ऑफ c क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर x ऑफ c मेरा कम हो गया तो i ऑफ c बढ़ जाएगा, और i ऑफ c बढ़ जाएगा तो क्या मैं इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूं, क्या नहीं मान सकता। तो क्या कैपेसिटर का इफेक्ट इंक्लूड होगा, क्या बिल्कुल होगा सर। और अगर कैपेसिटर पिक्चर में आ गया तो क्या वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रह जाएगी, क्या नहीं रहेगी। कौन सी हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो चलो जरा ध्यान से, यही बोल रहा है यहां पे कि अगर मान लो लंबाई को 50 से मैंने कितना कर दिया 500, मतलब मैंने 10 गुना बढ़ा दिया, तो क्या होगा, आपकी लंबाई पहले L थी, अब आपकी 10L के बराबर हो गई, मतलब ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ गई, तो x ऑफ c कम हो गया। x ऑफ c अगर आपका कम हो गया कितना गुना, देखो x ऑफ c बाई 10 के बराबर हो गया, तो आपका i की जो वैल्यू थी वो i की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब केस नंबर 3 क्या है, सर पहले आप लंबाई को बढ़ा लिए थे, 50 से 500 कर दिए थे, अब मैं लंबाई को नहीं बढ़ा रहा हूं। अब देखो ये केस आपके इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है सुनो, अगर मान लो मेरी लंबाई 50 है, अब जिन बच्चों को लंबाई से पता होता है वो तो इसको देख के क्या बोलेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, क्योंकि 80 से कम आ गई, ठीक है। लेकिन उसने फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, 500 दे दी, कितनी दे दी 500 देगी। अगर आप इतने लफड़ों में भी नहीं फंसना चाहते हो तो इन दोनों को देख के आप एक चीज का तो अनुमान लगा ही सकते हो, क्या, अगर ये ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, L इंटू एफ की वैल्यू 4000 से कम होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं L इंटू एफ को तो मुझे कितना मिल रहा है, सर L की वैल्यू है मेरी 50, F की वैल्यू है मेरी 500, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो मुझे मिल रहा है 25,000, कितना मिल रहा है 25,000। क्या ये 4000 से कम है क्या, नहीं सर ज्यादा है, तो क्या शॉर्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्लियर है। अगर आप सिर्फ लंबाई से देखोगे तो आप इसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन समझ जाओगे, लेकिन आपको लंबाई से नहीं देखना है, आपको फ्रीक्वेंसी से भी देखना है, आपको L इंटू एफ के फैक्टर से चेक करना है। तो L इंटू एफ का फैक्टर 4000 से ज्यादा है, तो मतलब ये आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। क्लियर है नहीं है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, मीडियम या लॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सर मैंने किन किन पैरामीटर को इंक्लूड किया, तो बेटा आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 पैरामीटर को इंक्लूड किया है। किसको इंक्लूड किया है, एक रेजिस्टेंस को और एक इंडक्टेंस को। बाकी आपका कैपेसिटेंस और लीकेज जो है वो दोनों आपका नेगलेक्ट हो चुका है। तो ये आपका डायग्राम होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को, क्या, एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टेंस, यहां पे आपका लोड आ गया, यहां आपका क्या लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां से देख के आपको क्या पता लगा, अगर इनमें रिलेशन लिखना हो तो एक मैंने यहां पे केवीएल लगा दी, वीएस और वीआर में आपको रिलेशन मिल गया, दूसरा आपको करंट्स के बीच में रिलेशन मिल गया। ओके, यहां से आप एक बार थोड़ा सा समझ लो, फिर हम आपको पीडीएफ पे फिर से लेके चलेंगे। ओके, देखो भाई जरा कि अगर शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन देखनी है तो सिर्फ लंबाई से नहीं देखनी है, L इंटू एफ के फैक्टर से देखनी है। L इंटू एफ के फैक्टर से ही मेरे क्वेश्चन सही होंगे, और दोनों का फैक्टर अगर 4000 से कम है तो वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सही है। ये मेरे भेजे में घुस चुकी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि शॉर्ट के लिए मुझे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को इंक्लूड करना है, कैपेसिटेंस और लीकेज को मुझे नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अब मेरी ट्रांसमिशन लाइन कैसी रह जाएगी शॉर्ट के लिए, सर शॉर्ट के लिए ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस रहेगा और इंडक्टेंस रहेगा, बस सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। यहां पे मैंने लगा दिया सोर्स, ये हो गया मेरा V ऑफ S, यहां से मेरी करंट जा रही है I ऑफ S, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया इंडक्टेंस, ठीक है, और यहां जाके मैंने क्या लगा दिया सर, ये हो गया मेरा लोड, ये लोड है मेरे पास, यही है, ठीक है। लोड के वोल्टेज को हम क्या बोल देते हैं, V ऑफ R, रिसीविंग एंड का वोल्टेज, करंट हो गई आपकी क्या, I ऑफ R, रिसीविंग एंड की करंट, ठीक है। ओके, L का रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, J ऑफ XL हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के थोड़ी डिटेल में बात कर रहे हैं हम, ओके, हाँ समझना। देखो,
तो अगर इसमें मैं रिलेशन बनाऊं तो क्या क्या दिख रहा है सर? पहली बात तो इसी ट्रांसमिशन, इसी आपकी एक ही लाइन में दो करंट जा रही है, IS और IR। तो एक लाइन में दो करंट तो हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू कैसी है? बराबर है। ठीक है, तो ये तो आपको देख के पता लग गया। क्या पता लग गया? कि IS की जो वैल्यू है वो बराबर होने वाली है किसके? I ऑफ R के। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। वोल्टेज एज में क्या रिलेशन है? अगर मैं वोल्टेज एज की बात करूं तो ये है VS सोर्स वोल्टेज, ये है VR लोड वोल्टेज। तो अगर दोनों में मैं रिलेशन देखूं तो क्या लगाना पड़ेगा? KVL लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे? VS माइनस दिस इक्वल टू VR, यही लगेगा KVL। बिल्कुल करेक्ट है। क्या लगेगा सर? VS माइनस करंट कितनी आ रही है? I ऑफ S, इंपीडेंस क्या क्या है? रेजिस्टेंस है, साथ में क्या है? J ऑफ XL है, और ये इधर जाके किसके बराबर हो रहे हैं? V ऑफ R के बराबर हो रहे हैं। यही हो रहे हैं ना? ठीक है, इसको उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? V ऑफ S इक्वल टू V ऑफ R प्लस ये हो गया आपका R प्लस J ऑफ XL, और ये साथ में मल्टीप्लीकेशन में आ गया आपका I ऑफ R। ओके सॉरी, I ऑफ S है, लेकिन I ऑफ S को आप I ऑफ R भी लिख सकते हो कि दोनों की वैल्यू एक जैसी है, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, I ऑफ S की वैल्यू IR के बराबर ही है, तो आप ये भी इसको लिख सकते हो। अब देखो, हम लोगों ने जब ABCD पैरामीटर बढ़ाए थे, और पहले भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, क्या बताइए? कि पावर सिस्टम में 4 वेरिएबल है, VR, IR, VS, IS। VR और IR जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, लोड के वेरिएबल होते हैं, जबकि VS और IS डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। मतलब VR और IR हमें पता होते हैं, क्योंकि VR लोड कौन है? कंज्यूमर कौन है? मैं खुद हूं भाई। कंज्यूमर कौन है? मैं खुद हूं। तो रेफरेंस कौन है? मैं खुद हूं। तो मैं क्या सोचूंगा कि यार अगर मुझे इतना वोल्टेज मिल रहा है, अगर मेरे पास इतनी करंट आ रही है, अगर मेरा VR इतना है, अगर मेरा IR इतना है, तो मुझे सेटिस्फाई कराने के लिए वो जनरेटर कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा होगा, वो वहां से कितनी करंट भेज रहा होगा। तो हमें क्या निकालना होता है? VS निकालना होता है। हमें क्या निकालना होता है? IS निकालना होता है। ये दोनों हमारे लिए अननोन पैरामीटर होते हैं। हमें क्या पता होता है? VR पता होता है। हमें क्या होता है? IR पता होता है, क्योंकि हम कहां बैठे हैं? लोड पे बैठे हैं। आप कहां हो? जनरेटिंग स्टेशन बैठे हो या आपके घर में बैठे हो? सर मैं मेरे घर में बैठा हुआ हूं, तो मुझे VR पता है, मुझे IR पता है। मतलब VR और IR आपके इंडिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं, नोन पैरामीटर होते हैं। निकालने कौन से होते हैं? डिपेंडेंट वाले वेरिएबल VS निकालना होता है, IS निकालना होता है। पहले भी बता चुका हूं, क्लियर है नहीं है? तो मुझे क्या करना है? इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी इस IS को फाइंड आउट करना है, इस VS को फाइंड आउट करना है। क्लियर है नहीं है? तो चलो करते हैं फाइंड आउट। तो आपको फेजर डायग्राम बनाना आता है कि नहीं आता है? जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है प्लीज सीख लेना, क्योंकि फेजर डायग्राम यहां पे बहुत काम में आने वाले हैं। ध्यान से समझना, आगे फिर बड़े बड़े फेजर डायग्राम आ जाएंगे, यहीं से समझते हुए चलना। ठीक है, ओके। तो यहां से VR आपको पता है, IR आपको पता है, VS निकालना है और IS निकालना है। ठीक है, फेजर बनाते हैं। सुनो, इक्वेशन में फिर से लिख देता हूं, पेज पलटने की जरूरत ना पड़े, यही आपको दिख जाए। VS जो है यह है आपका VR प्लस आपका I ऑफ R, तो ये हो गया R प्लस J ऑफ XL, यही है ना? ये J है अगेन। ओके, तो ये तो है VS की और कहानी, और IS की कहानी ऐसी है कि IS IR के बराबर है। अब सबके पहले आप कहां पे हो? लोड। ध्यान रखना, हमेशा खुद से शुरू करना क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, और खुद क्या हो? रेफरेंस हो। और खुद कहां हो? लोड के ऊपर हो, तुम ही सर्वे सर्वा हो, कंज्यूमर हो तुम। ठीक है, ओके। तो सर मेरे पास में, मेरे घर में मुझे ये इतना वोल्टेज मिल रहा है, मान लो ये हो गया मेरा क्या? V ऑफ R हो गया। ये क्या हो गया आपका? V ऑफ R हो गया। तो करंट क्या होगी? वोल्टेज से लीड करेगी, लैग करेगी, क्या होगा? सर प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर लेता हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे घर में अधिकतर जो लोड होते हैं वो कौन से होते हैं? लैगिंग होते हैं। टीवी, फैन, पंखा, कूलर, वो सभी होते हैं। और कैसे होते हैं? लैगिंग होते हैं। लैगिंग है तो अगर VR यहां पे है तो I ऑफ R मेरा कहीं यहां होगा। सही बात है, ओके। ये क्या हो गया? इसको मैं बोल देता हूं फाई ऑफ R। फाई ऑफ R का क्या मतलब है? ये आपका पावर फैक्टर एंगल हो गया। क्लियर है? कौन सा एंगल? पावर फैक्टर एंगल। कहां पे? लोड का पावर फैक्टर हो गया। वोल्टेज और करंट के बीच में ही लोड का पावर फैक्टर होता है। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए IR की जो वैल्यू है वही वैल्यू आपकी I ऑफ S की है। ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, फेजर सबको बनाना आना चाहिए। ओके, तो मेरे पास दो चीजें निकालनी थी, IS निकालना था, VS निकालना था। तो IS तो डायरेक्ट ही निकल गया क्योंकि वो IR के बराबर है। अब आपकी कहानी क्या है? आपको क्या निकालना है? V ऑफ S निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो, V ऑफ S में क्या क्या आ रहा है? पहला आ रहा है VR। ठीक है, VR है मेरे पास, ये बना रखा है ना? ठीक है। दूसरा आ रहा है IR है मेरे पास, ये बना रखा है। ठीक है, ये IR अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? R से। मतलब अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो दो टर्म बनेगी। कौन कौन सी? एक टर्म तो है I ऑफ R मल्टीप्लाई विद R,
और दूसरी टर्म है आई ऑफ आर मल्टीप्लाई विद जे ऑफ एक्सएल। अब पहले तो इन दोनों टर्म को अच्छे से समझ लो। क्या समझ लो? सपोज दैट, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मान लो करंट की वैल्यू आपकी कुछ ऐसी है, मान लो मैग्नीट्यूड है उसका 10 और एंगल है उसका मान लो 30 डिग्री, ठीक है। एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, ओके। मान लो कुछ ऐसा है कि आई ऑफ आर 10 विद एंगल 30 डिग्री, ये करंट है, ओके। रेजिस्टेंस क्या होता है? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। रेजिस्टेंस का कोई एंगल होता है क्या? नहीं, रेजिस्टेंस का कोई एंगल नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो मान लो ये रेजिस्टेंस है, मान लो आपका कितना है? 2 ओम है, सही बात है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। मतलब इसको अगर आप पोलर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2 विद एंगल 0, ऐसे लिखोगे ना, कोई एंगल नहीं है, 0 एंगल है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आई ऑफ आर इंटू आर क्या होना चाहिए? सर आई ऑफ आर की वैल्यू है 10 विद एंगल 30 और आपका आर की वैल्यू कितनी है? 2 विद एंगल 0। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पोलर को मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था, क्या होगा? मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा और फेज दोनों क्या हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? यहां 10 है, यहां 2 है, तो ये तो हो गया 20। फेज एड होगा तो यहां 30 है, यहां 0 है, फेज कितना हुआ? 30 हुआ। अब समझो, मतलब अगर मैं आई आर की बात करूं और आई को देखो, दोनों को अच्छे से देखो, आई आर और आर की अगर मैंने बात किया तो इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा 20, लेकिन इसका फेज कितना मिला ये इंपॉर्टेंट है। फेज कितना मिला? फेज 30 मिला है, और ये 30 किसका एंगल था? आई आर का एंगल था। फेज क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। फेज क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। मतलब सर अगर आपने आई आर को आर से मल्टीप्लाई किया तो आर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज करता है, फेज में कोई भी चेंज नहीं करता है। जो फेज करंट का है वही फेज आई आर इंटू आर का रहने वाला है, कि आपके आई ऑफ आर इंटू ये वैल्यू जो होने वाली है वो भी वही होने वाली है जो करंट की डायरेक्शन थी, सेम डायरेक्शन में रहने वाले हैं दोनों के दोनों। अब देखो करंट की डायरेक्शन कौन सी थी? सर आई ऑफ आर की डायरेक्शन ये थी, तो आई आर इंटू आर की डायरेक्शन भी यही रहने वाली है। और आप इसको किस में जोड़ने वाले हो? वी आर में जोड़ने वाले हो। तो देखो वी आर कहां से कहां तक है? ये रहा, इसमें ही ऐड करना चाहते हो ना तो यहीं से शुरू करो। अब देखो यहां से जो वेक्टर बनाओ वो कौन सी डायरेक्शन में बनाओ? सर आई आर इंटू आर है ना बेटा, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी? आई आर की डायरेक्शन। आई आर की कौन सी है? ये रही, तो इसी डायरेक्शन में बनाओ इस तरीके से। सेम डायरेक्शन है दोनों की, डायरेक्शन सेम क्यों ली? समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका आई ऑफ आर मल्टीप्लाई विद आर, ठीक है सर। अब दूसरा क्या आ गया? सर इसमें दूसरा है आई आर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा सर आई आर इंटू जे एक्सएल। इसको भी देख लेते हैं जरा, ये कैसा बनेगा। देखो आई ऑफ आर, मान लो वही एग्जांपल फिर से ले लेता हूं मैं, 10 विद एंगल 30 डिग्री है, ओके। ये है जे इंटू एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू तो होती है 1 2 3 4, सही बात है, लेकिन साथ में जे आ रहा है। ये जे बड़ा खतरनाक होता है। जे क्या है? जे का मतलब है आयोटा, और आयोटा का क्या वैल्यू होता है? सर आयोटा होता है मैग्नीट्यूड में 1 और इसका एंगल होता है 90 डिग्री, मतलब आयोटा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है, सही बात है कि नहीं है? ओके। एक्सएल का तो कोई मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ एंगल तो कोई होता नहीं है, सही बात है। तो ये हो गया आपका जे ऑफ एक्सएल। मतलब ये कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 2 विद एंगल 90 डिग्री। आया कि नहीं आया? सही है। अगर इसको आपने करंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो आई ऑफ आर इंटू जे ऑफ एक्सएल किया आप लोगों ने, तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 20, लेकिन एंगल क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, तो 30 प्लस कितना बन जाएगा? ये 90 बन जाएगा। मतलब 30 एंगल किसका था? करंट का था। तो करंट का जो फेज होगा उसमें 90 डिग्री ऐड हो रहा है। ऐड होने का क्या मतलब है? मान लो करंट आपकी एसी है तो आई इंटू जे एक्सएल कैसा होगा? करंट का जो एंगल है उससे 90 डिग्री आगे, मतलब इससे 90 डिग्री बनाता हुआ आपका आई इंटू जे एक्सएल हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? करंट की डायरेक्शन से 90 डिग्री। बिल्कुल क्लियर है सबके? ओके सर, अगर मुझे आई ऑफ आई और जे एक्सएल बनाना है तो आई ऑफ आर इंटू जे एक्सएल, आई ऑफ आर की डायरेक्शन से 90, आई ऑफ आर इधर है, इससे 90 डिग्री, तो सर इससे 90 डिग्री बनाते हुए ये ले लिया मैंने, है बिल्कुल 90, देखो दिख रहा है बिल्कुल 90, सही है। तो ये हो गया आपका आई ऑफ आर इंटू जे ऑफ एक्सएल। इसको इन तीनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो जो मिलने वाला एलिमेंट होता है वो एलिमेंट आपका क्या होता है? वी ऑफ एस होता है। देखो वी आर प्लस इसको इन तीनों को ऐड किया तो आपको क्या मिल गया? वी एस मिल गया। अब देखो सोर्स का वोल्टेज मिल गया, ठीक है, सोर्स की करंट मिल गई थी, ठीक है, लोड का वोल्टेज है, ठीक है, लोड की करंट है, ठीक है, लोड का वोल्टेज और लोड की करंट के बीच का जो एंगल था वो लोड का पावर फैक्टर एंगल फाई ऑफ आर है, बिल्कुल सही है। तो सोर्स का वोल्टेज और सोर्स की करंट के बीच में जो एंगल होगा वो आपका सोर्स का पावर फैक्टर होगा, और मान लो इसको मैं बोल देता हूं, इसको फाई ऑफ आर बोला था रिसीविंग की वजह से, तो इसको मैं बोल देता हूं फाई ऑफ एस। कोई कंफ्यूजन है यहां तक?
कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस डायग्राम को देख के आप लोगों को कौन कौन सी बातें समझ में आ रही है? देखो, पहली बात तो IS की वैल्यू IR के बराबर होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, मतलब जो लोड की वो करंट होती है वही सोर्स की करंट होती है। पता लग गया? ठीक है। दूसरी बात, V ऑफ R का मैग्नीट्यूड यहां से लेके यहां तक है और V ऑफ S का मैग्नीट्यूड यहां से लेके यहां तक है। तो आपको दोनों के मैग्नीट्यूड में एक चीज तो समझ में आ रही होगी, V ऑफ S का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे? V ऑफ R से। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। करंट दोनों की सेम है, ये भी सही है। और अगर एंगल को चेक करो तो ये तो है आपका यहां से लेके यहां तक फाई ऑफ R, है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन फाई ऑफ S है मेरा यहां से यहां तक, तो दोनों में अगर मैं बात करूं तो मतलब फाई ऑफ S जो है मेरा वो आपका बड़ा है किससे? फाई ऑफ R से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। क्लियर है? समझना कि मेरा फाई ऑफ S जो है वो बड़ा है किससे? फाई ऑफ R से। क्लियर है नहीं है? मतलब ये चीज आपको देख के पता लगी, यहां से पता लगी नहीं पता लगी? ओके, अब समझना, सर मुझे मिला है V ऑफ S की वैल्यू ज्यादा मिली है V ऑफ R से। क्यों मिला होगा भाई? अरे भाई ऐसा क्यों? हर एक चीज का इंटरनली डिस्कशन करना है हमको अच्छे से। V ऑफ S की वैल्यू बड़ी मिली है V ऑफ R से, क्यों मिला होगा? क्योंकि सर इक्वेशन ही ये थी कि V ऑफ S इक्वल्स टू V ऑफ R प्लस I ऑफ R इंटू R प्लस J ऑफ XL था। इक्वेशन ही ये थी सर। मतलब अगर आपने V ऑफ R में कुछ ऐड किया ना, V ऑफ R में इस वैल्यू को ऐड किया, जब जाके आपको V ऑफ S मिला है, तो इसका मतलब V ऑफ S तो सिंपल सी बात है बड़ी है, बड़ा होगा। अब सोचो कितना बड़ा होगा, ये खास आ गया कि कितना बड़ा है। भाई कितना बड़ा है तो सोचो ना, सर V ऑफ R में आपने ये जोड़ा है, तो मतलब अगर दोनों का डिफरेंस देखो ना मैं VS और VR का, तो वो डिफरेंस इसके बराबर आएगा। ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर रखा है कि नहीं कर रखा है? बिल्कुल सही है। ये है क्या भाई जो इसके बराबर आएगा? क्या है ये? देखो जरा, क्या था ये? सर क्या है ये? चेक कर लेते हैं क्या है। देखो सर ये क्या है? ये VS रहा, ये VR रहा, ये करंट जारी है इसमें होते हुए, तो क्या ये तो इसकी वजह से आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रांसमिशन लाइन की वजह से आ रहा है। मतलब यहां पे वोल्टेज था, इसमें गई करंट, तो इस ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया और उसके बाद में जो वोल्टेज मिला वो आपको कहां मिला? V ऑफ R पे जाके मिला। मतलब जब सर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में करंट जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है और वो ड्रॉप होने के बाद में बचा हुआ वोल्टेज आपको कहां मिलता है? रिसीविंग एंड पे मिलता है। अब आप बोलोगे सर नेटवर्क में तो कोई सा भी सर्किट ले लो आप, अगर आप में करंट जा रही है तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता ही होता है और वोल्टेज ड्रॉप होता ही होता है और आपको रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज मिलेगा वो हमेशा छोटा ही मिलेगा सोर्स एंड के वोल्टेज से। ऐसा तो होता ही है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ोगे, जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ोगे, तो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सही बात है नहीं है? वहां आपको कभी ऐसा मिलेगा कि VS की वैल्यू VR के बराबर भी मिल सकती है, VS की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है VR से, और कभी कभी रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है सोर्स एंड के वोल्टेज से। सही बात है नहीं है? तो वहां आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ओके, तो मतलब मीडियम में और लॉन्ग में अगर ऐसे ऐसे केस बन सकते हैं तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा और हमेशा सोर्स एंड का वोल्टेज ज्यादा रहेगा किससे? लोड एंड के वोल्टेज से। हुई ना इंपॉर्टेंट बात? बिल्कुल हुई, सही बात है। चलो जरा आगे। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट होगी और समझ में आ गई कि सोर्स का वोल्टेज ज्यादा क्यों है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस यहां पे क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में। ठीक है, आगे चलो। दूसरी बात, IS की वैल्यू IR के बराबर है। ये तो सर डायरेक्ट दिख रहा है, एक ही लाइन है तो जितनी सोर्स करंट भेज रहा है उतनी आपको लोड पे मिल रही है। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ऐसा होता है। आगे सुनना, यह है कहानी इंपॉर्टेंट। क्या आया था तीसरा रिजल्ट? इसको जरा ध्यान से सोचो। फाई ऑफ S ज्यादा है फाई ऑफ R से। ठीक है, फाई ऑफ S ज्यादा है फाई ऑफ R से। अगर मैं बात करूं पावर फैक्टर की, पावर फैक्टर क्या होता है? कोस थीटा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर इसके मैं कोस की वैल्यू करूं कि कोस ऑफ फाई S और कोस ऑफ फाई R, अगर इन दोनों में रिलेशन देखो, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा बताओ? अरे सर कोस 0 कितना होता है? कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। और कोस 90 कितना होता है? कोस 90 कितना होता है? 0 होता है। ओके, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है कोस की वैल्यू कम होती जाती है। अगर एंगल ज्यादा हुआ तो कोस थीटा कम होगा, और अगर थीटा कम हुआ तो कोस थीटा की वैल्यू ज्यादा होने वाली है। सही बात है कि नहीं है? अब देखो, इनमें से कौन सा थीटा बड़ा है? ये फाई ऑफ S बड़ा है, ये छोटा है, तो इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होने वाली है, बड़े के लिए वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू छोटी हो जाएगी और छोटे वाले एंगल के लिए बड़ी मिल जाएगी। मतलब ये तो आपका पावर फैक्टर हो गया।
कौन सा? लोड का या रिसीविंग एंड का। ये आपका पावर फैक्टर हो गया। कौन सा? सोर्स एंड का पावर फैक्टर हो गया। मतलब सोर्स एंड का पावर फैक्टर कम है और लोड एंड का पावर फैक्टर ज्यादा है। ओहो, ये तो जबरदस्त हो गया। अब सर पहले तो ये बताओ, चलो ये तो हमें पता लग गया, हम लोगों ने फेजर में देख लिया, हमें पता लग गया कि हाँ भाई एक बड़ा दिख रहा है एक छोटा दिख रहा है। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है हमसे? हैं भाई, कहना क्या चाह रहे हो? हैं हाँ, तो ये कहना क्या चाह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो जरा ध्यान से, भाई ये क्यों आया है ऐसा, और ये बोलना क्या चाह रहा है, किस बात को हमको समझाना चाह रहा है, और इसका हमारे से लेना देना क्या है, जरा समझ लो ध्यान से। देखो भाई एक बात बताओ, पावर फैक्टर जो होता है वो किस चीज को दिखाता है? पावर फैक्टर किस चीज को दिखाता है? बताइए किस चीज को दिखाता है? ठीक है, देखो सर टोटल पावर S जो होती है ना वो होती है मेरी V इंटू आई, और ये S जो होती है ना दो पावर का सम होती है, जिसमें A होता है P प्लस JQ, जिसमें ये पावर होती है वो होती है एक्टिव पावर, और ये पावर होती है वो होती है रिएक्टिव पावर। सही बात है ना? ठीक है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। बताओ यही बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो यहां तक भी सही है। अब जरा एक चीज को समझो। क्या समझो? अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू को फिक्स कर दूं कि भाई मान लो मेरी डेवलप्ड पावर आपकी कैसी है? फिक्स है। मान लो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? फिक्स हो गई। तो फिर कहानी दो चीजों में पलट जाती है। क्या पलट जाती है? कि सोचो अगर ये आपकी फिक्स है तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू के लिए अगर मान लो P की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए, अगर मान लो P की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर S के बराबर आ रहा है, तो अगर P की वैल्यू बढ़ेगी तो Q की वैल्यू को घटना पड़ेगा, अगर ये फिक्स है तो। सही बात है, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, अगर मान लो P की वैल्यू कम हो जाती है तो मतलब Q की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। बताओ होगा कि नहीं होगा ऐसा? सही बात है। अब P और Q तो समझ में आ गया, हमारा लेना देना तो पावर फैक्टर से। ठीक है, तो पावर फैक्टर से समझ लेते हैं। भाई P क्या होता है? P होता है आपका VI इंटू कोस थीटा। सही बात है। और V इंटू आई क्या होता है? S होता है। तो P को आप क्या लिख सकते हो? S कोस थीटा लिख सकते हो। लिख सकते हो। मान लो ये S आपका फिक्स है तो P बढ़ने का क्या मतलब है? कोस थीटा का बढ़ना। मतलब अगर आपका पावर फैक्टर अगर ज्यादा है, इसका मतलब आपका एक्टिव पावर ज्यादा है। एक्टिव पावर ज्यादा है मतलब आपका रिएक्टिव पावर कैसा है? कम है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या मतलब हुआ? वापस इधर ले लेता हूं कि सर मतलब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि P इक्वल टू S कोस थीटा है। अगर मतलब मेरा कोस थीटा की वैल्यू अगर मेरी ज्यादा है तो इसका मतलब आपके एक्टिव पावर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब वहां पे रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर की वैल्यू कम है। समझ गए? ओके। लेकिन अगर मेरा कोस थीटा कैसा है? कम है। अगर मेरा कोस थीटा कम है तो मतलब मेरी एक्टिव पावर वहां पे कम है और वहां से फ्लो होने वाली रिएक्टिव पावर कैसी है? ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो आपके पास है दो इंसान, एक है आपके पास में सोर्स, एक है आपके पास में लोड, और सोर्स का पावर फैक्टर कम है और लोड का पावर फैक्टर ज्यादा है। मतलब ये वाली ज्यादा वाली कंडीशन, ये कंडीशन किसके साथ हो रही है? लोड के साथ हो रही है। और प्रॉब्लम तो इसके साथ है। किसके साथ है? सोर्स के साथ में है। किसके साथ में है? सोर्स के साथ में है। यार बेटा एक बात बताओ, आपके घर में बिजली का बिल आता है? बिल्कुल आता है। आप बोलते हो ना मैंने इतने यूनिट बिजली का यूज किया, इतने यूनिट किया, इतने यूनिट किया। यूनिट क्या होती है? यूनिट कौन सी पावर होती है? सर वो होती है एक्टिव पावर। मतलब आप जितनी एक्टिव पावर का कंजप्शन करते हो उतनी का आप बिल देते हो। सही है। क्या रिएक्टिव पावर का आप बिल देते हो? क्या नहीं देते हो? बिल्कुल सही बात है, नहीं देते हम लोग। मतलब रिएक्टिव पावर किसकी वजह से आता है? इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। मतलब रिएक्टिव पावर आती है जाती है, आती है जाती है। ओके सही है सर, हमेशा ये काम होता है। अब मैं रिएक्टिव पावर का बिल नहीं दे रहा हूं, लेकिन रिएक्टिव पावर आ रही है मेरे घर में। ओके, एक्टिव पावर का मैं बिल दे रहा हूं। ठीक है, मैं बिल दे रहा हूं। अब देखो एक जनरेटिंग स्टेशन पे तुमने, भाई वो भी एक इंसान ही है, बिजनेसमैन है, पैसा कमाने वाला आदमी है, जनरेटिंग स्टेशन उसने बनाया है। अब वो आपको बिजली दे रहा है तो वो क्या डिमांड करेगा कि अगर वो आपको बिजली देगा तो उसके बदले में वो आपसे पैसा लेगा, बिल लेगा। और आप उसको पैसा दे रहे हो एक्टिव पावर के कंजप्शन का, रिएक्टिव पावर का कोई पैसा आप उसे नहीं दे रहे हो। वो डेवलप कर रहा है पावर S, और S में दोनों है। S में एक्टिव भी है, रिएक्टिव भी है। इसका पैसा उसे मिल रहा है, इसका पैसा उसे नहीं मिल रहा है। तो वो तो ये चाहेगा ना कि हमेशा कि वो ज्यादा से ज्यादा P को डेवलप करे। क्या Q को डेवलप करना चाहेगा क्या वो? नहीं। क्यों? तो वो ये चाहेगा कि Q की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए? मिनिमम से मिनिमम रहनी चाहिए। सही बात है। मतलब हम हमेशा ये चाहते हैं कि एक जनरेटिंग स्टेशन ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पावर को डेवलप करे
ज्यादा से ज्यादा पावर को वो लोड सेटिस्फाई करे ताकि वो भी अच्छी खासी इनकम को कर सके। मतलब हम हमारे सिस्टम में हमेशा रिएक्टिव पावर की वैल्यू को मिनिमम से मिनिमम रखना चाहते हैं। रिएक्टिव पावर का लॉस मैं आपको पहले बता चुका था, कल भी मैंने बताया था। क्या होता है कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो होते हैं जो रिएक्टिव पावर के ऊपर कंज्यूम करते हैं, तो रिएक्टिव पावर क्या होती है कि इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं, चार्ज होते हैं फिर डिस्चार्ज होते हैं, फिर चार्ज होते हैं फिर डिस्चार्ज होते हैं। मतलब वो रिएक्टिव पावर को मंगाते हैं फिर बेच देते हैं, फिर मंगाते हैं फिर बेच देते हैं। अब उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, उनका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, लेकिन रिएक्टिव पावर ट्रांसमिशन लाइन में से होती हुई तो आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो क्या उसकी वजह से लॉस नहीं हो रहे, क्या बिल्कुल हो रहे हैं। तो क्या सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो क्या मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव पावर फ्लो हो, नहीं मैं नहीं चाहता हूं, बिल्कुल नहीं चाहता हूं। सही बात है कि नहीं है। अब हो क्या रहा है सर, यहां तो पंगा हो रहा है, सोर्स का पावर फैक्टर कम आ रहा है, मतलब सोर्स जो है वो बेचारा ज्यादा रिएक्टिव पावर को फ्लो करा पा रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहां तो कोई कैपेसिटर है नहीं भाई, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो कोई कैपेसिटर है नहीं, बिल्कुल सही बात है, वहां पर सिर्फ इंडक्टर है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके सोर्स को ज्यादा रिएक्टिव पावर की डिमांड, मतलब ज्यादा रिएक्टिव पावर भेजनी पड़ रही है, जबकि लोड को रिक्वायरमेंट की जो रिएक्टिव, भाई लोड को जो रिएक्टिव पावर चाह रही है वो तो कम है, क्योंकि लोड का पावर फैक्टर तो ज्यादा है, मतलब लोड को तो कम रिएक्टिव पावर चाहिए लेकिन सोर्स को ज्यादा भेजनी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, कहानी में टेस्ट है ना, सही बात है। और रिएक्टिव पावर तो मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा फ्लो हो, क्योंकि रिएक्टिव पावर का उसे पैसा थोड़ी मिल रहा है, रिएक्टिव पावर तो सिर्फ एडिशनल क्या दिखा रही है, लॉस दिखा रही है। तो रिएक्टिव पावर का फ्लो होना कभी भी अच्छा नहीं होता है, मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा रिएक्टिव पावर फ्लो। अब वो क्या रहा होगा, सोचो भाई, रिएक्टिव जैसे मान लो लोड ने बोला कि मुझे 20 VAR की रिएक्टिव पावर चाहिए, लोड ने बोल दिया, ठीक है, कौन सप्लाई करेगा, सोर्स सप्लाई करेगा। लेकिन जब सोर्स ने सप्लाई किया तो उसने 30 VAR भेजा, इनको 30 क्यों भेज रहा है, जब इसको 20 की जरूरत है तो उसे 30 क्यों भेज रहा है वो, सही बात नहीं है, क्योंकि यहां रिएक्टिव पावर ज्यादा भेज रहा है ना वो, तो उसको क्यों भेजनी पड़ रही है भाई, वहां तक 20 पहुंचे, इसके लिए उसे 30 क्यों भेजनी पड़ रही है। तो उसका चक्कर है, क्या चक्कर है कि सर यहां पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे लोड कैसे होते हैं, लैगिंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, लैगिंग होते हैं। लैगिंग का क्या मतलब है, लैगिंग का मतलब है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, यही तो होता है। मतलब लोड में भी आपका क्या है, इंडक्टेंस है, मतलब इसके इंडक्टेंस को रिएक्टिव पावर चाहिए, कौन भेजेगा, सोर्स भेजेगा। लेकिन जब सोर्स ने भेजा तो बीच में आई ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन में भी कौन बैठा हुआ है, इंडक्टर बैठा हुआ है। तो ये इंडक्टर क्या कहेगा, अरे भाई मुझे कौन देगा रिएक्टिव पावर, मुझे भी तो चाहिए ना, मेरे अंदर भी इंडक्टर है, मुझे भी तो रिएक्टिव पावर चाहिए, तो कौन देगा भाई, सोर्स एक ही है यहां पे, यही वाला है। तो मतलब ये सोर्स को, ट्रांसमिशन लाइन को भी, जो इसका इंडक्टर है इसको भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा और लोड को भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, मतलब सोर्स को इन दोनों के लिए रिएक्टिव पावर भेजनी पड़ेगी। तो इसलिए सोर्स के द्वारा भेजी गई रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जाती है, इसलिए सोर्स का पावर फैक्टर कम हो जाता है। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब रिएक्टिव पावर ज्यादा भेजना क्या अच्छी बात है, क्या नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर इसमें यहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर होता तो इस इंडक्टर को वो कैपेसिटर सेटिस्फाई करवा देता और ट्रांसमिशन लाइन के लिए सोर्स को रिएक्टिव पावर भेजनी ना पड़ती, सही है। लेकिन यहां कैपेसिटर है ही नहीं, यहां तो सिर्फ इंडक्टर है, तो उसको सेटिस्फाई कौन करवाएगा भाई, सोर्स को करवाना पड़ेगा, बिल्कुल करवाना पड़ेगा है। तो इस वजह से सोर्स का पावर फैक्टर क्या हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से, इस ट्रांसमिशन लाइन की वजह से, क्योंकि इसमें कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडक्टर है। मतलब ये खुद भी लैगिंग, ये खुद भी RL, और ये ट्रांसमिशन लाइन में भी RL। मतलब भाई इस सोर्स की तरफ से आपने देखा ना, तो उसे तो ये ट्रांसमिशन लाइन भी लोड की तरह ही दिख रही है, लोड तो लोड है ही, सही बात है। तो इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा लैगिंग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो कहानी में चेंज आ गया, सही बात है नहीं है। तो क्या हुआ सर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोर्स का पावर फैक्टर कम हो जाता है लोड की पावर फैक्टर से इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्यों हो जाता है ऐसा इसलिए होता है कि ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस भी रिएक्टिव पावर की डिमांड करता है, और उसको भी सप्लाई कौन प्रोवाइड करता है, सोर्स ही सप्लाई प्रोवाइड करता है। इसलिए सोर्स से रिएक्टिव पावर का ज्यादा फ्लो होता है और उसका पावर फैक्टर कम हो जाता है। या क्या बोल सकते हो कि सोर्स जो है उसके लिए लोड और ट्रांसमिशन लाइन दोनों ही लैगिंग लोड है, तो सोर्स के ऊपर तो लोड बढ़ गया, तो सोर्स को ज्यादा रिएक्टिव पावर भेजनी पड़ रही है, इसलिए सोर्स का पावर फैक्टर कम हो जाता है। पावर फैक्टर का कम होना, रिएक्टिव पावर का बढ़ना, तो वो सिस्टम मेरे लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को कभी भी पावर के ट्रांसमिशन के लिए यूज में नहीं लेता हूं। ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया इसके लिए, सही बात है नहीं है कि मैं इसको पावर ट्रांसमिशन में यूज में ही नहीं लेता हूं। क्यों नहीं लेता हूं, क्योंकि सोर्स का पावर फैक्टर इसमें बहुत कम है,
बहुत कम पावर फैक्टर है भाई इसमें, तो सही बात है नहीं है? तो ये तो रिएक्टिव पावर भेजेगा और वो लॉस दिखाएगा, और वो मेरे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। सही बात है कि नहीं है? तो इसलिए हम इसको पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज में नहीं लेते हैं। बताओ इसके पावर फैक्टर को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? बताओ, सही बात बताए, बताओ कैसे किया जा सकता है? सर इसके पावर फैक्टर को कम किसने किया? इस इंडक्टर ने। भाई इसके पावर फैक्टर को कम किसने किया? इस इंडक्टर ने। अगर मैं कैसे भी करके अगर इस इंडक्टर के इफेक्ट को खत्म कर दूं, अगर इसकी रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर दूं, तो सोर्स को रिएक्टिव पावर इसके लिए भेजने की जरूरत ना पड़ेगी, और अगर वो नहीं भेजेगा तो उसका पावर फैक्टर अपने आप ही बढ़ जाएगा। सही है। अब इंडक्टर को सेटिस्फाई कौन करा सकता है? कैपेसिटर। भाई इंडक्टर को सेटिस्फाई कौन करा सकता है? कैपेसिटर करा सकता है। तो मैं क्या करूं, इस ट्रांसमिशन लाइन में यहां पे कहीं ना कहीं मैं क्या लगा दूं, एक कैपेसिटर लगा दूं। तो इंडक्टर को जो जरूरत पड़ेगी वो कौन दे देगा? ये कैपेसिटर दे देगा। इंडक्टर को अपनी पावर मिल गई है, वो सोर्स से नहीं मंगवाएगा और तुम्हारा पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। सिंपल कहानी, बिल्कुल सिंपल है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। और क्या कर सकता हूं सर? मेन पर्पस तो मेरा यह है कि मैं कुछ भी करूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, इंडक्टर के इफेक्ट को मुझे क्या करना है? मिनिमम करना है। अब चाहे आप इसके सीरीज में कैपेसिटर लगा दो, कैसे कर सकते हो? सीरीज में इसके कैपेसिटर लगा दो, तो ये इंडक्टर रहेगा, यहां आपका कैपेसिटर रहेगा, तो इसको रिक्वायरमेंट जो पावर रहेगी उसको ये कैपेसिटर दे देगा और ये सोर्स से नहीं मंगवाएगा, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। सही है। या और क्या कर सकते हो? एक काम और कर सकता हूं मैं। मान लो ये इंडक्टर है ट्रांसमिशन लाइन का L, और इसी ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में मैंने एक और ट्रांसमिशन लाइन लगा दी, और मान लो उसका भी इंडक्टेंस कितना है? L। तो यहां पे आपका L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? अरे अगर दोनों पैरेलल में है तो L है, तो L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? L/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। तो क्या इंडक्टेंस कम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही है। अगर इंडक्टेंस का इफेक्ट कम हो गया तो उसको कम रिएक्टिव पावर चाहिए होगी, और अगर उसे कम रिएक्टिव पावर चाहिए तो सोर्स को कम भेजनी पड़ेगी, तो सोर्स का पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। मतलब आप दो काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में कैपेसिटर लगा सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि जो एक ट्रांसमिशन लाइन पहले से थी उसी के पैरेलल में आप दूसरी ट्रांसमिशन लाइन और कनेक्ट कर दो, तो आपका इक्विवेलेंट इंडक्टर कम हो जाएगा और आपके सोर्स का पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? दोनों काम आप कर सकते हो बेटा। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसमें प्रॉब्लम समझ लिया, क्या प्रॉब्लम आती है, इसकी कंडीशंस समझ ली हम लोगों ने, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाता है हमने वो भी समझ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जरा ध्यान से, आ जाओ इधर। तो हम बात करते हैं किसकी? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में विद डिटेल डिस्कशन, कि ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल दिख गया आपको। रेजिस्टेंस होता है इंडक्टेंस, VS, IS, VR और IR। ये VR और IR हमारे लिए नॉन पैरामीटर है, ठीक है, जबकि VS और IS हमारे लिए अननोन पैरामीटर है। क्लियर है? इस VS और IS को ही हमें फाइंड आउट करना होता है, ये तो मुझे पता ही होते हैं दोनों। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या मिलती है? KVL लगाया तो VS इक्वल टू VR प्लस IR इंटू Z। Z को आप क्या लिख सकते हो? Z को आप R प्लस J ओमेगा L या ओमेगा L या JXL लिख सकते हो। क्लियर है? वही कहानी है पूरी। आगे चलो, IS की वैल्यू IR के बराबर होती है, बिल्कुल होती है सर। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। ठीक है, जो अपन ने बनाया था यही था, VR, IR, IX, VS, phi-S, phi-R। ठीक है, तो यहां भी आपको दिख रहा होगा ये I ऑफ R है, यही आपका क्या होता है? I ऑफ S होता है। यहां पे आपको phi ऑफ S बड़ा दिख रहा है, phi ऑफ R छोटा दिख रहा है। दिख रहा है? VS का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, VR का मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, सब देख चुके हैं, ये देख चुके हो, बिल्कुल सही है। सोर्स का पावर फैक्टर कम हो जाता है, लोड का ज्यादा होता है। रीजन क्लियर है ना? रीजन क्लियर होना चाहिए सबका कि कोई हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो रीजन सोचो कि द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर इज लेस देन द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। क्लियर है? सेंडिंग एंड का कम हो जाता है रिसीविंग एंड से, बिकॉज द ट्रांसमिशन लाइन इटसेल्फ बिहेव लाइक ए लोड एट द सेंडिंग एंड। मतलब आपका सोर्स के लिए ट्रांसमिशन लाइन भी लोड का तरह ही काम कर रही है। तो लोड खुद लेगिंग, ट्रांसमिशन लाइन खुद लेगिंग, तो लोड सोर्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा लेगिंग लोड हो गया, तो इसलिए उसे ज्यादा रिएक्टिव पावर भेजनी पड़ रही है और उसका पावर फैक्टर कम हो जा रहा है। देखो, इफ द लाइन इज पुट इन द पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग लाइन, अगर आपके पास में जो पहले से ट्रांसमिशन लाइन है, अगर उसके पैरेलल में आपने एक और को लगा दिया तो आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कम हो जाएगा और आपके सोर्स का पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर है? या क्या कर सकते हो? कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हो, उसके कहां पे? सीरीज में। कि या इफ ए सीरीज कैपेसिटर इज यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन, इन दैट केस द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर विल बी इंप्रूव। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि आपके पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो या तो जो पहले से ट्रांसमिशन लाइन है उसी के पैरेलल में एक दूसरी लगा दूं, या इसके सीरीज में मैं एक क्या कनेक्ट कर दूं? कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं। दोनों काम आप कर सकते हो आपके लिए एक पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। आगे चलो, क्या है? इफ ए सीरीज रिएक्टर इज यूज, अगर मान लो
पहले से, अरे यार इंडक्टर की वजह से तो प्रॉब्लम ही आ रही थी, और तुम अगर मान लो एक और इंडक्टर लगा दोगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब आपका पावर फैक्टर और ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंडक्टर यूज नहीं कर सकते, कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो गलती से आपने लगा दिया, सीरीज रिएक्टर अगर यूज में ले लिया, तो आपका पावर फैक्टर और भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।